आपने पिछले एपिसोड में सुना कि कैसे राजकुमार विश्वजीत अचानक से महाराज की मृत्यु के बाद राजा बना दिए जाते हैं और कम उम्र की वजह से उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आगे क्या करें। लेकिन इसी बीच राजगुरु 3 किताबें राजा विश्वजीत के हाथों में सौंप देते हैं। अब सुनिए कहानी में आगे। राजगुरु जी आगे कहते हैं, राजन, एक राजा को अपने इंद्रियों, अपनी भावनाओं और अपने शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण होना चाहिए, जिससे उसे अपने निर्णय लेने में आसानी हो सके और उसके निर्णय प्रभावशाली और सकारात्मक परिणाम वाले होते हैं। फिर ऐसा कहते हुए राजगुरु जी ने राजा विश्वजीत को 2 पुस्तकें और देते हुए उन्हें भी पढ़ने के लिए कहा, जिन्हें लेकर राजा विश्वजीत वहां से चले गए। राजा विश्वजीत ने अपने कक्ष में आकर सभी पुस्तकों को अपने सामने रख लिया और सभी को बड़े ध्यान से देखने लगे और फिर उनमें से एक पुस्तक को उठाकर उसमें पहले पन्ने पर लिखा हुआ पढ़ने लगे, मानसिक शक्ति एवं शारीरिक नियंत्रण। और फिर पुस्तक के अगले पन्नों को पलटकर आगे पढ़ने लगे। बुद्धि और शक्ति के बीच अंतर करना मुश्किल है, लेकिन बेहतर रक्षा, बल या किसी शस्त्र की अपेक्षा मानसिक शक्ति वास्तव में ज्यादा घातक शक्ति होती है। शत्रु को यदि मानसिक तौर पर कमजोर कर दिया जाए तो उसे शारीरिक रूप से हराना आसान हो जाता है। फिर वो आगे बढ़ते गए। मानसिक शक्ति सोच को मजबूर करती है। आपकी मानसिक शक्ति जितनी मजबूत होगी, सोचने की गति भी उतनी ही तेज हो जाती है। जिस बात को एक अंतराल में समझा जा सकता है, उसे आप कुछ क्षणों में समझ सकते हैं। आपको अपनी मानसिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए राजा विश्वजीत को पुस्तक को पढ़ने में अच्छा लगने लगा था। वो जैसे जैसे किताब को पढ़ते जा रहे थे, विषय और ज्यादा रोचक और ज्ञान से भरपूर होते जा रहे थे। उनको समय का पता ही नहीं चल रहा था। अचानक से वो अपनी जगह से खड़े हो गए और जोर से दरबान को आवाज लगाकर उन्होंने आदेश दिया कि जब तक वो अपने अध्ययन में लीन है, कोई भी उन्हें परेशान ना करे, और यदि कोई भी उन्हें परेशान करेगा तो वो दंड का भागी बनेगा। चाहे जो भी हो जाए, उन्हें परेशान नहीं करना है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने कक्ष को बंद कर दिया और अंदर आकर वापस पढ़ने बैठ गए। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। घंटे दिनों में बदलने लगे, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में, लेकिन विश्वजीत का अध्ययन समाप्त न हुआ। 3 महीने तक राजा विश्वजीत अपने कक्ष में पुस्तकों को पढ़ने में लीन रहे और इस बीच बाहरी दुनिया के साथ उन्होंने अपना पूरा संपर्क शून्य कर लिया। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में सभी मंत्रीगण और सभासद परेशान होते हुए आपस में बात कर रहे थे। मंत्रीगण में से एक मंत्री ने उठकर महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, ये तो अब हद हो गई है। एक राजा का इस तरह से अपने कक्ष में बंद हो जाना ठीक नहीं है। ये बालक अब इस राज सिंहासन के योग्य नहीं है। आपने पहले ही इसे हमारी स्थिति से अवगत कराया था, परंतु इतना समझाने के बाद भी इस बालक ने एक राजा के कर्तव्यों को मानने की बजाय अपने कक्ष में जाकर छुपकर बैठ जाना श्रेयस्कर समझा। महामंत्री जी, मेरा और सभी मंत्रगण का मानना है, आपको या किसी अन्य उचित व्यक्ति को अब राज्य का कारभार संभाल लेना चाहिए, क्योंकि यदि एक राजा इस तरह से अपने कमरे में बंद रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे राज्य पर दुश्मन राज्यों का कब्जा हो जाएगा और हम सभी को कारगार की सलाखों के पीछे जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे इस राजा से कुछ भी हो पाएगा। क्यों भाइयों, क्या मैं गलत कह रहा हूं? कहते हुए मंत्री प्रचंड ने सबसे उनकी राय पूछी। सभी एक साथ हाँ हाँ कहकर सूर अलापने लगे और तभी हाँ हाँ का शोर एक घोषणा सुनते ही एकदम थम सा गया। सभी की नजर एक तरफ हो गई और सभी अपनी अपनी जगह पर एक मूर्ति की तरह से जम गए। एक अजीब सी घबराहट उनके चेहरे पर नजर आने लगी, जैसे सभी ने एक साथ कोई भूत देख लिया हो। उस समय राज्यसभा में एक व्यक्ति प्रवेश कर रहा था। ये व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं राजा विश्वजीत थे, जिन्होंने गहरे लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे, जिन पर सुनहरे रेशमी गोटे की किनारी बनी थी। लंबे घुंघराले बाल जो उसके मजबूत और चौड़े कंधों तक बिखरे हुए थे। चेहरे पर मासूमियत के बीच एक गुर्राहट सी छुपी हुई थी।
जैसे एक शेर का बच्चा शिकार करने अकेले जंगल में उतर आया हो। हाथ में तलवार लिए वो तेजी से चलते हुए सीधे आकर राज सिंहासन पर बैठ गए। उनके बैठते ही सभी मंत्रीगण और सभासद अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। फिर उनकी एक नजर सभी की तरफ देखकर राजगुरु जी पर आकर थम गई और फिर अपनी जगह से खड़ा होकर राजा विश्वजीत ने राजगुरु को प्रणाम किया। यशस्वी भव पुत्र, ऐसा कहकर राजगुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये सब देखकर सबकी समझ में आ गया कि ये उनका राजा विश्वजीत ही है, लेकिन उनका रूप और वेशभूषा एकदम से बदल चुका था। उनके चेहरे पर अब भी मासूमियत कायम थी, लेकिन साथ ही एक राजा की गंभीरता उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। राजा विश्वजीत मंत्री प्रचंड की तरफ घूर कर देखते हुए कहने लगे, जी हां, तो मंत्री प्रचंड, आप कुछ योग्य अयोग्य के बारे में कह रहे थे, हमें भी बताइए, शायद हम इसमें आपकी कुछ मदद कर सके। राजा विश्वजीत की आवाज में अब एक भारीपन आ चुका था। वो भले ही शरीर से एक वयस्क पुरुष के समान नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में पूरी गंभीरता भरी हुई थी। मंत्री प्रचंड ने डरते हुए कहा, महाराज, वो मैं कुछ भी तो नहीं कह रहा था, वो तो बस महामंत्री जी। तभी प्रचंड की बात को काटते हुए महामंत्री जी बीच में ही खड़े हो गए और प्रचंड को आंखों और हाथ के इशारे से बैठने के लिए कहा। महामंत्री जी अपनी जगह से उठकर कहने लगे, महाराज, ये उचित नहीं, आपको एक राजा की पदवी पर यह शोभा नहीं देता कि आप अपनी। सेनापति जी, एक जोरदार आवाज के साथ राजा विश्वजीत ने पुकारा और एक हाथ से महामंत्री जी को चुप होकर बैठने के लिए इशारा किया। उनके ऐसा करने से महामंत्री पूरी तरह से झेप गए और साथ ही सभी मंत्रिमंडल और सामंत राजा विश्वजीत के ऐसा करने से चौंक गए, परंतु कोई भी कुछ नहीं कह पाया। इसके साथ ही महामंत्री जी चुपचाप से अपनी जगह पर वापस बैठ गए। सेनापति राज्यसभा के ठीक बीच में आकर कहने लगे, जी महाराज। सेनापति, हमें अभी अपने राज्य के मानचित्र, वर्तमान स्थिति की संपूर्ण जानकारी चाहिए। आप अपने सभी गुप्तचरों और मुख्य सेना अधिकारियों के साथ युद्ध योजना कक्ष में मिले। और ऐसा कहते हुए राजा विश्वजीत अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और सभी की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि आप सभी के मन में बहुत से प्रश्न हैं, मेरे प्रति शंका भी है और साथ ही आक्रोश भी है, परंतु कौन योग्य है और कौन अयोग्य है, इस बात का तर्क देना मैं अभी सही नहीं समझता। साथ ही मुझे नहीं लगता कि इस बात का फैसला करने का यह सही समय है। वैसे भी पिछले 3 महीनों में, जैसा कि मैं जानता हूं, किसी भी सभासदों ने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है, सिवाय योग्य और अयोग्य की चर्चा करने के। तो इसलिए अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहते हुए राजा विश्वजीत महामंत्री जी के पास जाकर धीरे से कहने लगे, क्यों महामंत्री जी, हमने सही कहा ना? ऐसा कहते हुए राजा विश्वजीत एक मुस्कुराहट के साथ सभी की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरी इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। ऐसा कहते हुए राजा विश्वजीत ने महामंत्री जी के पास बैठे राजगुरु के पैर छुए और फिर राजगुरु जी से पूरे सम्मान और आदर के साथ धीरे से कहने लगे, राजगुरु जी, मुझे आपकी सलाह की जरूरत रहेगी, तो आप कृपया मेरे साथ कक्ष में चले। और हाँ महामंत्री जी, आप प्रजा के करों और विकास की सूची की जानकारी एक बार देखकर सुनिश्चित कर ले, जिसके लिए मैं आपसे संध्या के समय में बात करूंगा। ऐसा कहकर राजा विश्वजीत ने महामंत्री जी को वहां से जाने के लिए कह दिया और स्वयं राजगुरु जी के साथ युद्ध योजना कक्ष में चले गए। युद्ध योजना कक्ष में आने के बाद राजा विश्वजीत ने सेनापति से अपनी सेना की स्थिति के बारे में पूछा। सेनापति भी राजा विश्वजीत की बात को मानते हुए बताया, महाराज, हमारे पास 2000 हाथी, 15,000 घुड़सवार। रुकिए सेनापति जी। तभी राजगुरु जी ने सेनापति को बीच में ही रोक दिया। राजगुरु जी ने कहा, सेनापति जी, पहले मैं राजन से कुछ बात पूछना चाहूंगा। राजगुरु की ऐसी बात सुनकर सेनापति चुप हो गए। राजगुरु जी ने पूछा,
राजन, आपने कितने चरण पूरे कर लिए? राजा विश्वजीत राजगुरु जी की तरफ हैरानी के साथ देखते रहे और थोड़ा रुकने और संकोच के साथ उन्होंने कहा, 5 चरण राजगुरु। राजगुरु उनकी बात सुनकर थोड़े परेशान हो गए और कठोर शब्दों के साथ कहने लगे, राजन, क्या आप जानते हैं, अधूरा ज्ञान होना मस्तिष्क एवं जीवन दोनों के लिए विष के समान होता है। राजन, जब तक आप अपनी विद्या पूरी नहीं कर लेते तब तक मैं आपको युद्ध करने की आज्ञा बिल्कुल भी नहीं दूंगा। महाराजा विश्वजीत उनकी बात सुनकर चौंक गए और उन्हें समझाते हुए कहा, किंतु राजगुरु जी, उसमें तो हमें कई माह का समय और लगेगा। महाराज, समय जितना भी लगे, परंतु मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। बाकी आप अब महाराज हैं, आप हमारी बात माने या ना माने, आपकी मर्जी है। और ऐसा कहकर राजगुरु चुप हो गए। और कैसे कर पाएंगे अपने आप को सभी मंत्रिमंडल और सामंतों के सामने साबित? या फिर ये सभी लोग मिलकर महाराज विश्वजीत के सामने कर देंगे विद्रोह और उन्हें राज सिंहासन छोड़ने पर कर देंगे मजबूर? जानने के लिए सुने कहानी सम्राट विश्वजीत की। आपने पिछले एपिसोड में सुना कि राजगुरु जी ने महाराज विश्वजीत को युद्ध करने के लिए मना कर दिया और वही दूसरी तरफ सभी मंत्री महाराज के विपरीत हो चुके थे और उसके साथ ही महागुरु महाराज विश्वजीत से किसी प्रकार की शिक्षा की बात कर रहे थे। अब सुनिए आगे। राजा विश्वजीत गंभीर होकर राजगुरु जी की तरफ देखकर और पुनः फिर कुछ सोच विचार कर सेनापति को वापस से पूछने लगे, सेनापति जी, मुझे सभी बड़े राज्यों और उनकी सीमाओं पर उनके अधीन राज्य करने वाले राजाओं के बारे में बताइए। सेनापति एक मानचित्र यानी नक्शे के माध्यम से राजा विश्वजीत को सीमाओं पर पड़ोसी राज्यों और उनके अधीन राज्यों के बारे में बताने लगे और साथ ही सेनापति राजा विश्वजीत को अपने और उन राज्यों की सेना के अनुपात के बारे में भी बताने लगे, जिसे सुनकर राजा विश्वजीत और ज्यादा परेशान दिखने लगे थे। सेनापति आगे बताते जा रहे थे, महाराज, हमारा राज्य भी बहुत से छोटे छोटे राज्यों, सामंत राजाओं और गांवों से मिलकर बना है और ठीक अन्य राज्यों की तरह ही हमारे राज्य के अधीन बहुत से अन्य छोटे छोटे राज्य आते हैं जो बड़ी खुशी के साथ आपके पिता श्री महाराज की छत्र छाया में राज्य कर रहे थे और जरूरत पड़ने पर युद्ध के समय में अपनी अपनी सेनाओं के साथ मिलकर हमारा साथ देते थे। परंतु महाराज की मृत्यु के बाद उन्होंने हमारा साथ देने से तो मना नहीं किया, लेकिन युद्ध के लिए सेना देने से मना कर दिया है, जिसके कारण हमारी सेना आधी रह गई है। सेनापति की ये बात सुनते ही राजा विश्वजीत एकदम से गुस्से में आ गए। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? यदि वो सेना से हमारी मदद नहीं कर सकते तो उनका हमारे साथ होने का क्या फायदा है? क्या वो नहीं जानते कि महेंद्रराव राज्य के उन पर कितने एहसान हैं? महेंद्रराव राज्य उनके व्यापारिक क्षेत्र का मुख्य केंद्र है। राज्य सीमा पर भी हमारी सेनाओं से उन्हें सुरक्षा मिलती है। यही नहीं, हमारे बनाए हुए बांधों की मदद से ही उनके राज्यों में पानी की आपूर्ति पूरी होती है और मां कालिंदी नदी हमारे ही राज्य से सर्वप्रथम होते हुए उनके राज्यों तक जाती है। सेनापति इस बात को सुनकर कहने लगे, महाराज, ये सही समय नहीं है उनसे शत्रुता करने का। वो हमारे साथ नहीं है तो हमारे विपरीत भी नहीं है। उन्हें सिर्फ महाराज के मरने के बाद आपके राज्य को चलाने को लेकर कुछ संकोच है, परंतु मुझे पूरा भरोसा है कि आप उनकी ये सभी शंकाएं जल्द ही मिटा देंगे और हमारे राज्य पर उन्हें फिर से भरोसा हो जाएगा। तभी राजगुरु सहमति जताते हुए कहने लगे, राजन, सेनापति ठीक कहते, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। उन राजाओं ने आपके पिता की राज्य कुशलता संचालन पे भरोसा करके उनकी अधीनता स्वीकारी थी, परंतु अब उनका संकोच करना स्वाभाविक है। अब आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा अपनी प्रजा और इन राजाओं के सामने। एक कुशल राजा अपने राज्य के अंदर के मसलों को बल से नहीं बल्कि युक्ति और कार्य कुशलता के बल पर सुलझाता है और उसका ऐसा करना ही उसके और प्रजा के बीच संतुलन बनाने में उचित होता है। राजगुरु और सेनापति की बात सुनने के बाद राजा विश्वजीत चिंता में पड़ गए और वो एक बार फिर से पूरे नक्शे और राज्यों की स्थिति गौर से देखने लगे और फिर काफी देर तक सोचते रहने के बाद यहां वहां टहलते रहे।
काफी देर तक सोचने समझने के बाद फिर सेनापति से कहने लगे, सेनापति, राज्य में घोषणा कर दी जाए कि अब सभी को, चाहे वो मंत्री या साहूकार या किसान हो या साधारण लोहार, सभी को अब 25% ज्यादा कर देना पड़ेगा। सेनापति एकदम से महाराज की बात सुनकर चौंक गए। महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे तो प्रजा विद्रोह कर देगी। राजा विश्वजीत गुस्से में कहने लगे, सेनापति, जितना कहा जाए उतना कीजिए। ये सब देखने का काम हमारा है, आपका नहीं। आपसे जितना कहा जा रहा है उतना ही कीजिए, और जितनी जल्दी हो सके इस बात को अमल में लानी है। समझ गए आप? अगर आप समझ गए हो तो जा सकते हैं यहां से। मुझे नहीं लगता महाराज ज्यादा दिन राजगद्दी पर टिक पाएंगे। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। इन्हें राजा बनने का घमंड हो गया है या फिर फिक्र में उल्टे सीधे कदम उठा रहे हैं। समझ में नहीं आता अब क्या होगा। बड़बड़ाते हुए सेनापति वहां से चले गए। इसके बाद राजा विश्वजीत राजगुरु के साथ कमरे में अकेले रह गए और दरबान को दरवाजे से चले जाने को कहकर अंदर कुछ जरूरी बात करने लगे। कुछ देर बातें करने के बाद राजा विश्वजीत बाहर आ गए और राजगुरु को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहने लगे, ठीक है राजगुरु, मैं महामंत्री से इस विषय में बात करके उन्हें ठीक ऐसा ही करने को कहता हूं। और उसके बाद राजगुरु वहां से चले गए। अगले दिन एकाएक राजा विश्वजीत के कमरे से बहुत जोर की कुछ टकराने की आवाजें आ रही थी। आवाज सुनकर दो दरबान तेजी से कमरे की तरफ लपके और उन्होंने देखा कि राजा विश्वजीत के कमरे के ऊपरी चारों कोने बुरी तरह से टूट चुके थे, जैसे उनसे कोई भारी और कठोर चीज टकराई हो। जगह जगह पानी फैला हुआ था, पर्दे आधे जले हुए थे। अचानक से फिर एक जोर की धम्म की आवाज के साथ कहीं से कूदकर राजा विश्वजीत वहां उनके सामने आ गए। कूदने से जमीन पर एक जोरदार आवाज हुई और फर्श पर फैला पानी जोर से उछलकर सैनिकों के मुंह पे उड़ गया, जिससे वो दोनों सैनिक बुरी तरह घबरा गए और डर के मारे उनके हाथ पैर कांपने लगे और पसीने छूटने लगे। राजा विश्वजीत दोनों सैनिकों से पूछने लगे, तुम लोग यहां किस लिए आए हो? सैनिक बुरी तरह से डरे हुए थे और थरथराते हुए बोल पड़े, महाराज, वो आपके कमरे से आवाज आ रही थी कुछ गिरने की, तो हम बस वो। राजा विश्वजीत बोले, तो वो कुछ नहीं, जाओ यहां से। ऐसा कहकर विश्वजीत ने वहां से उन्हें भगा दिया। दोनों सैनिकों को कुछ नहीं समझ आ रहा था। वो तो बस डर गए थे और वहां से बिना और कुछ कहे चले गए। अब सभागार में सभी मंत्रियों, सामंतों और साहूकारों तक कर को बढ़ाने की बात फैल चुकी थी। राजा विश्वजीत के सभा में आते ही सभी उनके आदर में खड़े हो गए और बड़ी खराब और बुरी नजरों के साथ इधर उधर देखने लगे। कोई भी राजा विश्वजीत के साथ आंखें मिलाने को तैयार नहीं था। तभी राजा विश्वजीत ने पूछा, महामंत्री जी, कोई परेशानी है क्या? उनके ऐसा पूछते ही वाणिज्य मंत्री चित्तरंजन दास खड़े होकर कहने लगे, महाराज, आपने बिना मंत्रीगण के साथ विचार विमर्श किए ही कर को बढ़ाने का फैसला सुना दिया। महाराज, ये उचित नहीं है और फिर प्रजा विद्रोह भी। मंत्री जी, कर बढ़ाने पर आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? महाराज ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा। और अब पिताजी की मृत्यु के पश्चात राजकोष खाली हो रहा था। तब आप कहाँ थे और किसकी आज्ञा से खाली किए जा रहे थे राजकोष? प्रजा क्या करती है और क्या नहीं, ये हम देख लेंगे। आप बैठ सकते हैं। ऐसा कहकर वाणिज्य मंत्री को चुप करा दिया और आगे बैठने के लिए कह दिया। राजा विश्वजीत आगे कहने लगे, फिलहाल हम आज कुछ महत्वपूर्ण फैसले करने जा रहे हैं। महामंत्री जी, जिन जिन राज्यों ने हमें सेना देने से मना कर दिया है, वहां हमारा राजदूत भेजकर ये संदेश पहुंचाया जाए कि यदि वो हमें सेना देने से इनकार करते हैं तो हम भी तब तक उनके साथ सभी व्यापारिक संबंध खत्म करते हैं। उनकी तरफ जो नदी बहती है उस पर बांध लगा दिया जाए और साथ ही उनकी मदद के लिए उनकी सीमाओं पर जो सेना भेज रखी है उन्हें वहां से बुलाया भी जाए। महामंत्री ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन महाराज। राजा विश्वजीत ने आगे कहा, सभा यहां समाप्त की जाती है और आप सभी लोग जा सकते हैं।
जल्द ही राजा की इस क्रूरता और कठोर स्वभाव के बारे में पूरे राज्य में बात फैल गई। इस घटना के साथ ही सभी ने राजा को क्रूर और जिद्दी राजा की नजर से देखना शुरू कर दिया। जल्द ही कर को बढ़ा देने की बात जंगल में लगी आग की तरह पूरी राज्य में फैल गई और जो परिणाम होना था वही हुआ। पूरी प्रजा विद्रोह करने पर उतारू हो गई। जगह जगह राज्य कर्मचारियों पर हमले होने लगे, लोग अपनी मनमानी करने लगे और चोरी की घटनाएं भी काफी बढ़ गई। अगले दिन सभागार में सभी एक साथ मिलकर महाराज विश्वजीत के द्वारा लिए गए गलत फैसले पर आवाज उठाने लगे। सभी एक के बाद एक अपने साथ या अपने राज्य में हो रही घटनाओं के बारे में बताने लगे और महाराज पर उंगली उठा रहे थे। फिर महामंत्री सभी को शांत करते हुए बहुत प्यार और चापलूसी भरे अंदाज में कहने लगे, महाराज, हमारे पास सेना की पहले ही काफी कमी है और ऊपर से यदि राज्य में ऐसे विद्रोह शुरू हो जाएगा तो हम सेना से अपनी सीमाओं की सुरक्षा करेंगे या फिर खुद की सुरक्षा करेंगे अपनी प्रजा से। महाराज, मैंने पहले ही इस परिस्थिति के बारे में आपको सूचित करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने आगे मेरी एक न सुनी। अब मुझे नहीं लगता कि प्रजा को इतनी आसानी से शांत किया जा सकता है और साथ ही हमारा जो सैन्य बल और धन का नुकसान हुआ सो अलग। महामंत्री ने एक ही बार में महाराज को गलत दिखाकर खुद को सही दिखाकर अपने साथ हुए अपमान का बदला लेने की कोशिश की और फिर महामंत्री अपने स्थान पर बैठने लगे और बैठते हुए आगे उन्होंने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब प्रजा आपकी बात मानेगी। वैसे भी वो आपको अब एक छोटे बालक से ज्यादा नहीं समझती। और ये कहने के बाद महामंत्री वापस से बैठ गए। क्या करेंगे अब महाराज विश्वजीत? क्या उनका कार्यकाल यही तक था? उनके एक गलत फैसले से होने वाले नुकसान से कैसे उभर पाएंगे वो अपने राज्य को? कैसे वो अपने सैन्य बल और राज के धन की रक्षा करेंगे? जानने के लिए सुनिए कहानी सम्राट विश्वजीत। आपने पिछले एपिसोड में अब तक सुना कि किस तरह राजा विश्वजीत के एक गलत फैसले ने पूरे राज्य में विद्रोह और अफरा तफरी का माहौल बना दिया और मंत्रिमंडल को महाराज के ऊपर उंगली उठाने का मौका दे दिया। अब सुनिए आगे। ऐसे में राजा विश्वजीत को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से में अपने महल से निकल गए और कूदकर अपने घोड़े पर बैठकर तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाते हुए सीधे नगर के बीच पहुंच गए। और नगर के बीच पहुंचते ही उनका घोड़ा एक तेज हिनहिनाहट के साथ रुक गया और फिर राजा विश्वजीत ने अपने घोड़े को 2 बार जमीन पर जोर से छलांगा ताकि सभी का ध्यान उनकी तरफ खींच जाए और फिर इसी के साथ उन्होंने स्वयं ऐलान किया। राजा विश्वजीत चिल्लाकर कह रहे थे, यदि आप कर की बढ़ी हुई राशि से बचना चाहते हैं तो राज्य के जिस घर में भी 2 से अधिक संतान है और यदि वो संतान पुत्र है तो उसमें से एक संतान को राज्य की सेना में भर्ती होना आवश्यक रहेगा और ऐसा करने के बदले में राज्य द्वारा उन्हें कर में 50% की कटौती करने की अनुमति देता हूं और यदि किसी ने आदेश ना मानने की कोशिश की तो परिणाम स्वरूप उस घर को दुगना कर राज्य को देना पड़ेगा। महाराज का ये फरमान सुनते ही ये बात पूरे राज्य में तेजी से फैल गई। राज्य के चौराहों पर नगाड़े बजने लगे और सैनिक और राजा के नौकर ऐलान करने लगे, सुनो सुनो सुनो, महाराज विश्वजीत की आज्ञा के अनुसार जिस भी परिवार अथवा घर में 2 से अधिक संतान है और वह संतान पुत्र है तो उस परिवार के सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र को राज्य की सेना में भर्ती होना आवश्यक होगा और राजा के आदेश के अनुसार यदि कोई भी परिवार या घर महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर दुगने कर की राशि सजा के रूप में वसूली जाएगी। राजा की यह आज्ञा संपूर्ण राज्य में सभी के ऊपर समान तौर पर रखी जाएगी, चाहे वो किसान हो, लोहार हो, मंत्री हो, साहूकार हो, सभी पर राजा की आज्ञा समान रहेगी और सभी को राजा की आज्ञा मानना अनिवार्य होगा। महाराज की आज्ञा के बाद जल्द ही सेना में नई भर्ती चालू हो गई। इसी तरह से महाराज विश्वजीत ने एक ही तीर से 2 शिकार कर दिए। एक तरफ उन्होंने धन की समस्या का भी समाधान कर दिया और सेना की कमी को भी दूर कर लिया। सेनापति महाराज के आगे उपस्थित होकर कहने लगे, महाराज विश्वजीत की जय हो,
महाराज विश्वजीत की जय हो। महाराज, मेरे मन में अभी भी एक शंका है जिसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता था। राजा विश्वजीत सेनापति को आज्ञा देकर कहने लगे, सेनापति जी बताइए, आपके मन में क्या शंका है जिसकी वजह से आप इस समय हमसे मिलने आए हैं? सेनापति ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार हमने सेना में नए लोगों की भर्ती तो कर ली है, परंतु यदि हम उनको युद्ध तथा शास्त्र कला की शिक्षा देते भी हैं, तो उसमें हमें 6 महीने से साल भर और लग जाएंगे और हमारे पास इतना समय नहीं है। इस पर राजा विश्वजीत थोड़ा मुस्कुराते हुए सेनापति से पूछने लगे, सेनापति जी ये बताइए, संपूर्ण शिक्षा देने की जगह यदि आप उनको सिर्फ तीर कमान और तलवार चलाना सिखाते हैं तो उसमें आपको कितने दिन और कितने माह का समय लगेगा? इस पर सेनापति ने कहा, महाराज, तीर कमान सीखने में हमें 15 दिन से 1 महीने का समय लगेगा और तलवारबाजी सीखने में 10 दिन से 20 दिन तक का समय लगेगा, परंतु इतने समय में नए लोग सिर्फ तलवार चलाना और तीर कमान साधना सीख पाएंगे, परंतु उनसे युद्ध करने की कला सीखने में उन्हें वक्त लगेगा। इस बात पर महाराज विश्वजीत ने कहा, सेनापति, आप सिर्फ इनको तीर कमान और तलवारबाजी साधना सिखा दीजिए और आगे क्या करना है वो मुझ पर छोड़ दीजिए। और इतना कहकर महाराज ने सेनापति को वहां से जाने की आज्ञा दे दी। शस्त्र विद्या को सिखाने का कार्यक्रम चालू कर दिया गया और साथ ही नए सैनिकों को भी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया गया था। कुछ समय इसी तरह से गुजर गया और इसी बीच महाराज विश्वजीत अपनी भी शिक्षा पर पूरा ध्यान दे रहे थे और उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही नए सैनिकों की शस्त्र विद्या को सिखाने के कार्यक्रम पर अपना पूरा ध्यान भी दे रहे थे। समय यूं ही गुजरता जा रहा था, लेकिन अभी शिक्षा पूरी भी नहीं हो पाई थी कि वो दिन भी आया जब अचानक से एक दिन किसी गुप्तचर के आते ही सब कुछ बदल जाने वाला था। सेनापति और सांसदों के लाख मना करने के बाद भी महाराज विश्वजीत युद्ध करने के लिए गए। जहां एक तरफ महाराज विश्वजीत की छोटी सी असहाय सेना खड़ी थी और वहीं दूसरी तरफ महाराजा विश्वजीत की सेना के ठीक सामने राजा गंधर्व अपनी भारी भरकम सेना के साथ खड़े थे। पहले एपिसोड में आप सबने कहानी में यही तक सुना था जहां महाराज विश्वजीत ने राजा गंधर्व को कोई प्रस्ताव देने की बात कही थी। तो कौन सा प्रस्ताव था ये? जानने के लिए अब हम कहानी को उसी जगह से पुनः शुरू करेंगे। महाराज विश्वजीत ने कहा, मेरा प्रस्ताव यह है राजा गंधर्व कि हम ये युद्ध आपस में ही करके ये हल निकाल लेते हैं कि कौन आपके राज्य पर राज्य करेगा या कौन हमारे राज्य पर। और अगर आप चाहे तो आपकी सेना से कोई और भी मेरे साथ युद्ध कर सकता है, परंतु मेरी तरफ से मैं स्वयं ही ये लड़ाई करना पसंद करूंगा। राजा गंधर्व महाराज विश्वजीत की तरफ देखने लगे और मन ही मन में सोचने लगे, ये 5 फुट 8 इंच का 14 साल का बालक है। यदि इसे युद्ध करने के लिए मैं अपनी ओर से किसी और को भेजता हूं तो ये मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी। और साथ ही राजा के साथ युद्ध करना धर्म और नीति के हिसाब से उचित भी है। इसीलिए राजा गंधर्व ने खुद ही महाराज विश्वजीत के साथ युद्ध करने का फैसला करते हुए कहा, ठीक है बालक, यह प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। इसके बाद दोनों सेनाओं को युद्ध करने के लिए मना कर दिया गया और साथ ही ये घोषणा भी कर दी गई कि राजाओं के इस युद्ध में जो भी राजा मारा जाएगा उसकी सेना को जीतने वाले राजा की गुलामी स्वीकारनी पड़ेगी और उसके साथ ही वो उसके राज्य का भी उत्तराधिकारी होगा। इतना कहने के बाद दोनों राजा आमने सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए। राजा गंधर्व 7 फुट से भी ज्यादा लंबे थे, जिनके आगे महाराज विश्वजीत एक कमजोर से बच्चे के समान दिख रहे थे। यह भी सच था कि महाराज विश्वजीत भी कुछ कम ताकतवर नहीं थे, परंतु राजा गंधर्व के आगे वो बालक से ही दिख रहे थे। राजा गंधर्व ने अपने हाथ में बहुत बड़ी तलवार थाम रखी थी और एक हाथ से वो भाला संभाले हुए थे और वहीं दूसरी तरफ महाराज विश्वजीत के हाथ में एक छोटा सा 2 मुंह वाला चाकू था और दूसरे हाथ में एक तलवार थी। तभी एक व्यक्ति ने दुधुम्बी बजाकर युद्ध की घोषणा की और उसके घोषणा करते ही राजा गंधर्व ने भाले को जोर से महाराज विश्वजीत की तरफ फेंक दिया।
परंतु महाराज विश्वजीत ने फेंके हुए भाले पर तलवार की वार से स्वयं को बचा लिया और बहुत तेजी से साथ भागते हुए राजा गंधर्व की तरफ बढ़ने लगे। तभी राजा गंधर्व ने अपनी बड़ी लंबी सी तलवार को राजा विश्वजीत की गर्दन की तरफ जोर से घुमा दिया, लेकिन उससे पहले ही अचानक से महाराज विश्वजीत अपने घुटनों के बल से नीचे बैठ गए और बैठने के साथ ही वो फिसलते हुए राजा गंधर्व की तरफ सरक गए। और राजा गंधर्व के पास पहुंचते ही विश्वजीत ने अपने 2 मुंह वाला चाकू एक हाथ से जमीन में गाड़ दिया और आगे की ओर फिसलते हुए राजा गंधर्व के पैरों के बीच से निकलकर अपने दूसरे हाथ से, जिसमें महाराज विश्वजीत ने तलवार पकड़ी थी, बड़ी फुर्ती के साथ राजा गंधर्व की बाई टांग पर वार कर दिया। उनका वार इतना घातक था और सदा हुआ था कि उन्होंने एक ही वार में राजा गंधर्व की टांग काट दी और अपने संतुलन खोने के कारण आगे की तरफ लड़खड़ाते हुए गिर गए, जहां महाराज विश्वजीत ने पहले से ही अपने 2 मुंह वाले चाकू को जमीन में उल्टा गाड़ रखा था। गंधर्व के चाकू पर गिरते ही चाकू उनके सीने के आर पार हो गया। महाराज विश्वजीत राजा गंधर्व की तरफ मुड़कर खड़े हो गए और अपनी तलवार को तेजी से घुमाकर उन्होंने अपनी म्यान में रख लिया। उसके बाद राजा गंधर्व की तरफ देखकर महाराज विश्वजीत ने कहा, देख लिया ना राजा गंधर्व, जब भी एक शत्रु अपने सामने खड़े शत्रु को कमजोर समझता है तो उसका यही हश्र होता है। अन्यथा ये बात पूरी तरह सच थी कि यदि हम ये युद्ध अपनी सेना के साथ लड़ते तो ये निश्चित ही था कि हम 100% हार जाते। और जब आप हमारी सेना को देखकर उस पर हंस रहे थे, तब हमने ये बात समझ ली थी कि आपको अपनी सेना और ताकत पे कुछ ज्यादा ही घमंड है, और ऊपर से आपका हमें बार बार बालक कह के पुकार लेना, इस बात ने हमें पूरा विश्वास दिला दिया। अंत मैंने आपकी उसी सोच का फायदा उठाया और सीधा आपको ही चुनौती दे दी, क्योंकि अपनी सेना के मुकाबले सीधा आपके साथ युद्ध करने में हमारे जीतने का प्रतिशत ज्यादा था। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। आप तो सच में ही बूढ़े हो गए हैं राजा गंधर्व। महाराज विश्वजीत के शब्दों में उनकी जीत का अभिमान साफ झलक रहा था। राजा गंधर्व बुरी तरह दर्द से कराह रहे थे। राजा विश्वजीत को उनका इस तरह से कराहना देखा नहीं गया तो उन्होंने मुंह घुमाया और वापस से अपनी तलवार निकालकर एक बार राजा गंधर्व के गर्दन पर कर दिया और तेजी के साथ घुमाकर वापस अपनी तलवार म्यान में रख ली और अपना कदम आगे बढ़ाने लगे कि तभी राजा गंधर्व का सर धड़ से अलग होकर गिर गया। और कुछ इस तरह से महाराज विश्वजीत ने एक ही वार में राजा गंधर्व को मार गिराया। क्या होगा अब राजा गंधर्व के मरने के बाद? क्या यह सिर्फ एक अंत है या महज शुरुआत? क्या सच में उनकी सेना इस लड़ाई के बाद हार मान जाएगी, या फिर इसके बाद महाराजा विश्वजीत को लड़ना पड़ेगा एक महायुद्ध? जानने के लिए सुनिए कहानी सम्राट विश्वजीत। के प्रशिक्षण ने उनकी ताकत को कुछ हद तक तो बढ़ा लिया था, लेकिन यह अभी भी काफी नहीं था। और जहां तक मानसिक शक्तियों की बात करूं तो वे अभी इतने भी बड़े नहीं थे कि वो अभी चारों में से एक भी तत्वों पर काबू पाए हो। राजगुरु को महाराजा विश्वजीत की चिंता हो रही थी और ऐसा सोचते हुए राजगुरु भी अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन राजगुरु सुबह सवेरे पहली किरण के साथ ही उठ गए और सीधा महाराजा विश्वजीत के कमरे में पहुंचकर किताबों को जल्दी जल्दी उलट पलट कर देखने लगे। किताबों के पन्नों के शोर से महाराजा विश्वजीत की आंखें खुल गई और उन्होंने हल्की दबी आंखों को खोलकर देखने की कोशिश की कि उनके कमरे में इतनी सुबह कौन आया है। अपनी आंखें खोलकर महाराज विश्वजीत ने पूछा, कौन कौन है वहां? राजगुरु ने उत्तर दिया, हम है राजन, सुबह हो चुकी है, अब आपको उठ जाना चाहिए। सुबह सुबह का प्रशिक्षण स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सुबह का समय शरीर चुस्त और शारीरिक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। महाराज विश्वजीत जल्दी से उठकर महागुरु के पास आकर खड़े हो गए। महागुरु ने उनके सामने एक बांस के ऊपर एक दिया रखकर उसे जला दिया और महाराजा विश्वजीत से उसे बुझाने को कहा। उनकी बात सुनकर विश्वजीत दिया बुझाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, महागुरु ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं राजन, इस प्रकार से नहीं। आपको अपने हाथों के वेग से
यानी जब आप प्रशिक्षण करते हैं, उससे उत्पन्न होने वाले वायु से दिया बुझाना है। काफी कोशिश करने के बाद भी विश्वजीत ऐसा नहीं कर पाए और थक गए। इसके बाद महागुरु, जो कि दोनों हाथों को बांधे खड़े थे, बिजली की तेजी से अपना एक हाथ हवा में घुमाया और पूरी ताकत के साथ अपनी हाथ की हथेली को दिए की तरफ मोड़ दिया, जिससे उत्पन्न हुई हवा ने दिए को तुरंत बुझा दिया। अब महागुरु मुस्कुराकर विश्वजीत की तरफ देखने लगे, जिससे महाराजा विश्वजीत ने शर्मिंदा होकर अपना सर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए महागुरु, मैंने राज्य के कामों की चिंता में और अपने आप को साबित करने के लिए रोज का अभ्यास करना छोड़ दिया था। तब महागुरु कहने लगे, मैं समझ सकता हूं राजन, किंतु आपको अपने लिए नियम और समय की सरणी बनानी पड़ेगी ताकि आपसे कुछ भी न छूटे। एक राजा का काम बहुत ही कठिन होता है। अभी तो फिलहाल आप पहले राजा गंधर्व के राज्य जाने की तैयारी करें, किंतु आपका प्रशिक्षण अभी बाकी है। ठीक है महागुरु, आज्ञा दे। ऐसा कहकर राजा विश्वजीत वहां से जाने लगे। फिर अचानक से पलटते हुए उन्होंने कहा, महागुरु क्षमा कीजिएगा, आगे से हम ध्यान रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ राजा गंधर्व के राज्य में महाराजा के मारे जाने की सूचना मिलते ही पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया था और राजा गंधर्व की पत्नी रूपरेखा इस खबर के सुनते ही अवसाद और दुख के मारे बेहोश हो गई थी। साथ ही वहां यह भी खबर आई, वहां युद्ध में एक 14 साल के बहुत ही बलशाली राजा ने राजा गंधर्व को एक ही बार में मार दिया, जिस वजह से वहां अन्य राज्यों के लोग भी राजा विश्वजीत को देखने के लिए वहां पहुंचने लगे। अब एक तरफ जहां पूरे राज्य में राजा विश्वजीत को देखने और मिलने की आस में जलसे का माहौल बन रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ राजमहल में दुख और शोक का माहौल था। गोदावरी राज्य के मुख्यमंत्री ने रानी रूपरेखा को महल छोड़कर जाने की राय देते हुए कहा, महारानी जी, हमारी आपको यही राय है कि आप अभी महल छोड़कर चली जाए। हमारी जानकारी के हिसाब से राजा विश्वजीत कल गोदावरी राज्य में कदम रखेंगे, तो बेहतर यही होगा कि आप उससे पहले ही यहां से निकल जाए। महारानी रूपरेखा मुख्यमंत्री जी की बातों से असहमत होकर कहने लगी, नहीं महामंत्री जी, हम यूं कायरों की तरह अपना राज्य छोड़कर नहीं भाग सकते। क्या यह रानी रूपरेखा की कोई चाल है या वो वाकई में राजा विश्वजीत का स्वागत करना चाहती थी? क्या होगा जब विश्वजीत पहुंचेंगे अपने नए राज्य गोदावरी में, या फिर वहां पहुंचकर फिर एक बार उन्हें कोई युद्ध लड़ना पड़ेगा? इन सभी सवालों के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कहानी सम्राट विश्वजीत। पिछले एपिसोड में आपने सुना, राजा विश्वजीत की जीत के बाद गोदावरी राज्य में हलचल मची हुई थी। सभी को यह डर था कि अब उनके युद्ध हारने के बाद नए राजा विश्वजीत की सेना लूटपाट शुरू कर देगी और जल्द ही पूरे राज्य का विनाश हो जाएगा। इसीलिए सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने की तैयारी में जुट गए। उसी बीच गोदावरी राज्य के मुख्यमंत्री जी और महारानी रूपरेखा के बीच हो रही वार्तालाप को अब सुनिए आगे। महारानी जी, हमारी आपको यही राय है कि आप अभी महल छोड़कर चली जाए। हमारी जानकारी के हिसाब से राजा विश्वजीत कल गोदावरी राज्य में कदम रखेंगे, तो बेहतर यही होगा कि आप उससे पहले ही यहां से निकल जाए। आपको तो पता होना ही चाहिए कि एक राजा की हार केवल उसकी हार नहीं होती, बल्कि पूरे राज्य की हार होती है। और साथ ही नए राज्य का हमारे प्रति क्या व्यवहार होगा, हम ये भी जानते हैं। तब महारानी रूपरेखा ने मुख्यमंत्री से कहा, नहीं महामंत्री जी, हम यूं कायरों की तरह नहीं भाग सकते। हम एक क्षत्रिय की पत्नी है। हमारा यूं अपनी प्रजा को बीच मझधार में छोड़कर जाना बिल्कुल उचित नहीं लगता। यदि एक राजा अपनी प्रजा के लिए पिता समान होता है, तो इसी नाते से एक रानी मां के समान होती है। इतिहास गवाह है कि एक पिता भले ही अपने बच्चों को छोड़ दे, परंतु एक मां कभी भी अपने बच्चों को समस्या के समय बीच मझधार में छोड़कर नहीं जाती। महामंत्री, अब चाहे जो भी हो, हम यही रुकेंगे और न केवल नए राजा का स्वागत करेंगे, बल्कि साथ ही ये भी देखेंगे कि उनके सैनिक हमारी प्रजा पर कोई अत्याचार न करे। रानी रूपरेखा अपने आंसू पोंछकर और जोरदार आवाज के साथ कहने लगी,
महामंत्री जी, अब आप हमारी चिंता छोड़ दें और नए राजा के राज्याभिषेक और स्वागत की तैयारी करें। कल के समारोह में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और ऐसा कहकर रानी रूपरेखा वहां से चली गई। रानी रूपरेखा एक कोमल हृदय की रानी थी और उन्हें अपने से ज्यादा हमेशा अपनी प्रजा और राज्य की चिंता रही थी। इसीलिए उन्होंने राज्य से भागने की बजाय वहां रुकने का फैसला लिया था। और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद थी कि वो राजा विश्वजीत को उनकी प्रजा पे जुल्म करने से रोक लेंगी। अब इसके लिए उन्हें चाहे जो भी करना पड़े वो उसके लिए तैयार थी। और सब कैसा किया जाएगा उन्हें ये भी अच्छी तरीके से मालूम था। वहीं दूसरी तरफ महेंद्रराव राज्य में राजा विश्वजीत ने अपने लिए और राजगुरु जी के लिए एक ही रथ तैयार करवाया और एक सैनिक के हाथों महागुरु को यह संदेश भिजवाया कि वो भी उनके साथ गोदावरी राज्य जा रहे हैं। परंतु राजगुरु जी ने महाराज को साथ आने से साफ मना कर दिया। इसीलिए तब राजा विश्वजीत को राजगुरु जी के कमरे में स्वयं जाना पड़ता है। प्रणाम महागुरु। महागुरु, आपने साथ आने से मना कर दिया, लेकिन क्यों? महागुरु जी ने कहा, राजन, मैं एक संत हूं, मेरा समारोह में क्या काम, और वैसे भी मैंने आपके राज्य से कहीं भी ना जाने की कसम खा रखी है। अतः मैं यही रहने के लिए विवश हूं। कृपया मुझसे इस बात के लिए जिद ना करें। महागुरु की ऐसी बात सुनकर राजा विश्वजीत ने उनकी बात मान ली। उसके बाद महागुरु राजा विश्वजीत को थोड़ी देर वही रुकने और कुछ देर वही बैठने को कहते हैं। राजा विश्वजीत के बैठने के बाद महागुरु राजा विश्वजीत को समझाकर कहने लगे, हे राजन, हम आपको वहां जाने से पहले कुछ बातें बताना चाहेंगे जिनका आपको वहां जाकर पूरा ध्यान रखना होगा। महागुरु की ऐसी बात सुनकर राजा विश्वजीत ध्यान से उनकी बात सुनने लगे। राजा विश्वजीत 14 साल की एक ऐसी उम्र में थे जब एक बच्चा अपने बचपन से जवानी की तरफ कदम रख रहा होता है, जिस वजह से उनके चेहरे पर बचपन की मासूमियत और जवानी की शरारत दोनों साथ में नजर आ रही थी, जिसे देखकर राजगुरु कभी कभी समझ नहीं पाते थे कि इन्हें ज्ञान की ज्यादा आवश्यकता है या फिर ध्यान की, मतलब कि उनका ध्यान रखने वाले की। राजगुरु ने अपनी बात आगे कही, आप जब वहां जाएं तो एक बात का पूरा पूरा ध्यान रखें कि अब गोदावरी राज्य आपका अपना राज्य है और वहां की प्रजा भी अब आपकी अपनी प्रजा है। प्रजा का युद्ध से कोई सरोकार नहीं होता, अतः आपका प्रथम कर्तव्य यही है कि वहां जाने से वहां की प्रजा को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। अब आगे दूसरी बात, राजा गंधर्व की पत्नी या और कोई सगे संबंधी जब तक कोई गलत कदम नहीं उठाते, सम्मान के पूरे पूरे हकदार है। आप चाहे तो उन्हें उनके पदों से हटा सकते हैं या उन्हें निष्कासित कर सकते हैं, परंतु उनका अपमान करना उचित नहीं है। हो सकता है कि उनका आचरण आपके प्रति अच्छा न हो, और ऐसा होना कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि आपने उनके राजा को मारा है, उनके पति को मारा है, और आपके हृदय में उनके क्रोध के प्रति भी दया और नम्रता की भावना होनी चाहिए। वहां के रीति रिवाज, भगवान और सामाजिक नियमों का पालन करना आपका कर्तव्य है, जब तक कि आप उनमें कोई खोट देखकर उसे राजनीतिक तौर पर बदल न दें। इन सभी बातों का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना अनिवार्य है। अब आप जा सकते हैं। और हाँ राजन, आप वहां से जरा जल्दी लौटिएगा, कहीं वहां के सम्मान और कन्याओं में आप बिल्कुल ही व्यस्त ना हो। आप ये बात बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको यहाँ बहुत से काम करना अभी बाकी है। कीर्तिमान भव। अब आप जा सकते हैं। और ऐसा कहकर महागुरु ने राजा विश्वजीत को वहां से विदा कर दिया। अब राजा विश्वजीत अपने राज्य से एक बड़ी सेना लेकर राजा गंधर्व के राज्य के लिए चल पड़े। राजा गंधर्व का राज्य कालिंदी नदी को पार करके पूरे एक दिन की दूरी पर था। रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे सामंत राजाओं के राज्य में जब पता चला कि राजा विश्वजीत उनके राज्य के पास से गुजर रहे हैं, तो राजा स्वयं उनसे मिलने और उनके दर्शन करने के लिए अपने राज्य के बाहर आए। गोदावरी राज्य को जीतने के बाद राजा विश्वजीत का आसपास के राजाओं में डंका बज चुका था। सब ऐसे राजा को देखना और मिलना चाहते थे जिसने एक ही वार में राजा गंधर्व को मार गिराया था, वो भी युद्ध भूमि में। इस समय में ऐसी घटना ना तो पहले किसी ने सुनी थी और ना ही देखी थी।
राजा गंधर्व महापराक्रमी राजा था। कहा जाता है कि उसने अपनी उम्र से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी और सभी जीती भी थी। कितने राजाओं ने तो राजा गंधर्व का नाम सुनते ही अपनी तलवारें उनके आगे झुका दी थी। और यही कारण था कि जब इस बात का पता चला कि राजा गंधर्व युद्ध में हारे हैं और वो भी एक नाबालिग बच्चे ने उन्हें मार गिराया है, वो भी एक ही वार में, तो इस बात को तूल पकड़ते देर नहीं लगी और जल्द ही राजा विश्वजीत की इस वीरता भरी कहानी की चर्चा चारों दिशाओं में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। सभी राज्य के राजा इस बात को सुनकर स्तब्ध थे। महाराजा विश्वजीत अपना इस तरह का सम्मान हर ओर देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। अगले दिन महाराजा विश्वजीत पूरे धूम धड़ाके के साथ गोदावरी राज्य यानी राजा गंधर्व के राज्य पहुंचे। महाराज विश्वजीत का पूरे जोर और शोर से स्वागत हो रहा था। राज्य के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही महाराजा विश्वजीत और उनकी सेना ने देखा कि पूरे राज्य में पहले से भी बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसे सभी लोग राजा विश्वजीत का ही इंतजार कर रहे हो। लेकिन राजा विश्वजीत ने देखा कि लोगों के चेहरे पर ना तो कोई खुशी का भाव ना ही डर का। सभी बड़े ही अजीब तरीके से राजा विश्वजीत को देख रहे थे। राजा विश्वजीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उन्हें ऐसे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। राजा विश्वजीत अपनी सेना के साथ आगे आगे बढ़ते जा रहे थे और साथ ही वो ये देखकर बड़े हैरान रहे थे, इतनी बड़ी सेना है और जिनका इतना बड़ा नाम है, उनका राज्य बड़ा ही गरीब और दीन दिख रहा था। वो जिस और जहां भी देखते उन्हें बड़े कमजोर और गरीब हालत में लोग नजर आ रहे थे। जल्दी ही वो राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गए, जहां महल के द्वार पर रानी रूपरेखा उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। भूरे घुंघराले सुनहरे सोने जैसे रेशमी बाल और साथ में सफेद फूलों का गजरा, गहरी और बड़ी बड़ी काली आंखें। उनकी आंखों का काजल उनकी आंखों को और बड़ा और गहरा बना रहा था। उन्होंने एक परम सुंदरी अप्सरा के जैसे वस्त्र पहन रखे थे, जिसमें वो और सुंदर दिख रही थी और उनका यौवन निखर कर दमक रहा था। ऊपर से नीचे तक सोने के आभूषणों से भरी हुई थी रानी रूपरेखा। रानी सच में ही एक रूपवान और बहुत ही सुंदर स्त्री थी, जिन्हें देखकर कोई भी पुरुष सिर्फ देखता ही रह जाए। लेकिन रानी रूपरेखा राजा विश्वजीत को देखकर चौंक गई। अकस्मात ही महारानी रूपरेखा के मुंह से निकल गया, अरे ये तो एक बच्चा है। और अचानक ही वो अपने आसपास देखने लगी और फिर वापस से वो विश्वजीत की तरफ देखती रह गई। विश्वजीत के चेहरे पर मासूमियत और कोमलता नजर आ रही थी और ऊपर से उनकी वो निश्चल हंसी, जिसे देखकर रानी बिना पलक झपकाए बस उन्हें ही देखती रह गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसे वो कुछ समय के लिए अपनी स्मृति खो चुकी हो। राजा विश्वजीत अपने रथ से उतरकर रानी रूपरेखा की तरफ बढ़ने लगे। रानी रूपरेखा, जो अभी भी अपने होश में नहीं थी, वो राजा विश्वजीत को अपने पास आते देख ही नहीं पाती। तभी उनके पास खड़ी एक दासी उनके हाथ पकड़कर कहती है, महारानी जी, क्या हुआ? हाँ। महारानी रूपरेखा ने दासी की बात को जवाब दिया, जैसे उन्हें अभी अभी किसी ने नींद से जगाया हो। रानी अपने ठीक सामने विश्वजीत को देख रही थी। रानी रूपरेखा ने उन्हें प्रणाम कहकर तिलक लगाया और उन्हें माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। महाराज विश्वजीत के दिमाग में अभी भी राजगुरु जी की कही गई बातें चल रही थी, लेकिन उन्हें यह सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। जैसा राजगुरु ने बताया था, ऐसा तो कुछ भी यहां नहीं हो रहा था। राजा विश्वजीत अपने मन में सोचने लगे कि उन्होंने तो उनके पति यानी राजा गंधर्व को मारा था और उसके बाद भी वो उनका स्वागत कर रही है, उन्हें माला पहना रही है। आखिर क्यों कर रही थी ऐसा महारानी रूपरेखा? क्या मकसद था उनका इन सब के पीछे? और वो अचानक से राजा विश्वजीत को देखकर मोहित क्यों हो गई? कहीं उन्हें राजा विश्वजीत से कुछ लगाव तो नहीं हो गया, या ये सिर्फ एक नाटक है? जानने के लिए सुनते रहिए सम्राट विश्वजीत।